या कम्युनिस्ट शासन जब बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड, कहिए तो बहुत ही ठोस शासन था, तो उस ठोस शासन में एक धक्का लगाने के लिए उसको उदार होना चाहिए, उन्होंने पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का एक शोषा छोड़ा, और वे अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं हैं कि पूंजीवाद यदि एक छोटा सा भी हमें मदद करता है, जनता की आशाओं को पूरा करता है, तो हम पूंजीवाद का विरोध नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी जनतंत्र वो लाने की कोशिश करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसीलिए बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक शब्द चलता है, इस बड़े बड़े शब्दों में जाने की जरूरत नहीं है कि पूंजीवादी प्रजातांत्रिक सुधार यदि पूंजीवाद करता है और उसमें जनता की थोड़ी सी भी बातचीत का आप लोग पूरा कर लीजिए, तो मेरा ये क्या कहते हैं, दर्जी का काम अपने आप करो भैया, हमारे यहाँ नौकरी चाकरी नहीं मांगे। हम तुमको सिखा देते हैं टेबल बनाना, उसका दे देंगे, लेकिन हम टेबल बनाने के लिए सड़क। धन्यवाद साथी अजय जी। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिस तरह से पूंजी का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ठीक उसी तरह से मजदूरों के संकट का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है। आज का मजदूर का जो स्वरूप है वह 70 या 80 के दशक के मजदूर का स्वरूप नहीं रह चुका है। हमें इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ इसी विषय पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के दौर में जो ये 2023 के आसपास आते आते विश्व स्तर पर जो एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है, जो शीत युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा अस्थिरता विश्व के स्तर पर है, उस तमाम विषयों पर विशेष जानकारी देने के लिए हम JNU के प्रोफेसर कॉमरेड सुबोध मालाकार जी से आग्रह करेंगे कि वह मंच पे आए और अपनी बातों को रखें। कॉमरेड सुबोध मालाकार जी। स्टैंड नहीं है ना, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। आज के इस मौजू विषय पर मुझे बोलने के लिए आपने अवसर दिया, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ और अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय के उन सवालों को जो आज तरोताज़ा चल रहा है उस पर बातचीत करने का आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का छात्र, तो हमारी दृष्टि हमेशा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से ही भरपूर रहेगा, क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि राष्ट्र के जितने परिदृश्य हैं दुनिया के, वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के मुट्ठी में आ चुका है, और दुनिया का तमाम राष्ट्र वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के मुट्ठी में आ चुका है। लेकिन यह हम मार्क्स के उन कथनों को भी थोड़ा सा ध्यान दें। हम जो कम्युनिस्ट हैं वो हमेशा विषय की चर्चा करते हैं, और उसमें हम उनके उसी कथन को आपके सामने थोड़ा रखेंगे, एक लाइन वाला जो है कि फिलॉसफर हैज इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, बट प्रॉब्लम इज हाउ टू चेंज इट, कैसे दुनिया बदला जाए। हम बार बार समस्या ही समस्या रख रहे हैं, लेकिन समस्या से उत्पीड़ित लोग क्या, दुनिया के तमाम लोग जो उत्पीड़ित हैं, क्या प्रतिरोध में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और वो प्रतिरोध हमारी आशाएं हैं कि नहीं आई हैं, इस पर बहस लोग कुछ कम किया करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर बहस होनी चाहिए
कि जनता इस तबाही के खिलाफ लड़ भी रही है और आप सूचना नहीं दे पाते हैं। खाली समस्या रख देते हैं हम लोग कि पूंजीवाद ने ये समस्या मेरे माथे पर रख दिया है। तो क्या पूंजीवाद ने ये समस्या रख दिया है तो क्या सामंतवाद ने ये समस्या नहीं रखा था? क्या दास प्रथा ने ये समस्या नहीं रखा था? लेकिन जनता लड़ रही है और उस लड़ाई में ही हमारी आशाएं भी छिपी हुई हैं। यह एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने आपके सामने दिया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कैसे बदली? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 3 महत्वपूर्ण विविध समयों को देखा है। 3 कौन से महत्वपूर्ण विविध समय हैं? पहला, जब 1920 में जब इसकी स्थापना हुई तो उपनिवेशवाद को देखा। बस एक बात तो ये मौजूदा हालत में उपनिवेशवाद को उसने देखा। दूसरा, आज़ादी के बाद 2 और स्थितियों को AITC ने देखा। एक है उदारवाद और दूसरा जो स्वतंत्रता के बाद जो एक उदारवाद देखा, उसके बाद तीसरा भी देखा जिसे कहते हैं नव उदारवाद। तो 3 चीज़ों को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के इस लंबे जीवन ने 3 महत्वपूर्ण जो विकास है उसको देखने की कोशिश की है और उसमें अपने आप को संघर्षों के बीच में रहकर और मजदूर वर्ग की आशाओं को उसने समेट के आप लोगों के पास रखने की कोशिश की। अब ये 3 जो हैं हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। ये 3 बात में उदारवाद शब्द पर बड़ा ही हम लोग प्रफुल्लित हो उठते हैं कि लिबरलिज्म, यह आदमी उदारवादी है, बड़ा बढ़िया है। लेकिन उदारवाद हमारा शब्द नहीं। उदारवाद इसलिए आया कि सोवियत यूनियन या कम्युनिस्ट शासन जब बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड, कहिए तो बहुत ही ठोस शासन था, तो उस ठोस शासन में एक धक्का लगाने के लिए उसको उदार होना चाहिए। उन्होंने पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का एक सोसा छोड़ा और वे अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं हैं कि पूंजीवाद यदि एक छोटा सा भी हमें मदद करता है, जनता की आशाओं को पूरा करता है, तो हम पूंजीवाद का विरोध नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी जनतंत्र वो लाने की कोशिश करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसीलिए बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक शब्द चलता है। इस बड़े बड़े शब्दों में जाने की ज़रूरत नहीं है कि पूंजीवादी प्रजातांत्रिक सुधार यदि पूंजीवाद करता है और उसमें जनता की थोड़ी सी भी बातचीत का आप लोग पूरा कर लीजिए, नहीं तो मेरा ये क्रम टूट जाएगा तो हम नहीं आपके सामने बात रख सकें। या तो बढ़िया से बातचीत ही कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों की आदतें हैं कि बीच बीच में बात करें, तो कोई बात का हर्ज नहीं है, करिए, कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा दे दें। तो ये बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का ही जो है लिबरल डेमोक्रेसी उसका प्रोडक्ट हुआ। मतलब कि उदारवादी प्रजातंत्र का जन्म पूंजीवादी सुधार कार्यक्रम के पेट से ही हुआ, और वो हुआ उस समय आज़ादी के बाद। केवल भारत का सवाल नहीं है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश आज़ाद नए नए हो रहे थे। तो उस तमाम नए देश के आज़ाद होने के क्रम में दुनिया में 2 प्रकार के सिस्टम को स्थापित किया गया। एक कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। दोनों चीज़ें पूंजीवादी खाके में ही, उसके ही परिधि में 2 सिस्टम रखा गया, इससे बाहर का नहीं है। इसे वेस्टर्न मॉडल, वेस्ट मॉडल कहते हैं, ब्रिटिश मॉडल कहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था उन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से रखेंगे। चलिए, एक बात हुई, और उसमें उन्होंने चूंकि उपनिवेशवाद के खिलाफ जनता संघर्ष की थी, तो उसका भी एक डर था कि कहीं हम इसे
ठीक से टैकल नहीं किए तो जनता फिर से कोई क्रांतिकारी कदम न उठा ले, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है एक प्रजातांत्रिक चीज़ भी वो देना शुरू किया, जिसे कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब उदारवादी प्रजातंत्र की व्यवस्था की, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है उसने एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, बड़ा शब्द चलता है, कल्याणकारी राज्य का चरित्र को उसने जो है विकसित किया कि कल्याणकारी राज्य में जनता थोड़ी खुश भी रहेगी और कहीं ऐसा न हो कि उपनिवेशवाद के खिलाफ जनता इतनी तेजी से लड़ी है कि कहीं हम थोड़ा सा लिवरेज नहीं देंगे जनता को तो हो सकता है कि ये एक दूसरी स्थिति में जनता लड़ाई शुरू कर दे। इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी और कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था उसने की। और जब पूरे दुनिया के अंदर नए देश पैदा हुए तो ये नहीं समझ लीजिए कि नए देश में जो नए शासन आए वो शासन कुछ कम्युनिस्ट टाइप का था। ये बात दीगर है कि एक विश्व युद्ध ने, प्रथम विश्व युद्ध ने एक सोवियत यूनियन पैदा कर दिया, दूसरे विश्व युद्ध ने कई समाजवादी राज्य भी पैदा कर दिए, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने पूंजीवाद ने बहुत समझ लिया और जो कुछ पैदा हुआ दूसरे दुनिया के देशों में, वो पूंजीवादी क्लास कैरेक्टर जो उसका लीडरशिप था तृतीय दुनिया का, जिसे कहते हैं नवोदित राष्ट्र का, उसका क्लास कैरेक्टर वो शोषक का ही था। और इसीलिए कुछ है बोलना है तो बोल ही लीजिए, क्योंकि यहाँ छटपटिया टाइप से काम करेंगे तो नहीं हो सकेगा। छटपट करने से बात नहीं, क्योंकि हम कम्युनिस्ट समझ के को एक बनाते हैं, बनावट बनाना है जिससे कि हमें जो है चीज़ों को समझने में मदद मिले। अब दुनिया के जितने नवोदित राष्ट्र, नवोदित मतलब नया नया राष्ट्र जो स्वतंत्र हुआ उपनिवेशवाद से, तो उसने कोई समाजवाद स्थापित नहीं किया, उसने लिबरल डेमोक्रेसी, पूंजीवाद के ही स्थापना, पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य की ही स्थापना की। ये बात मैं कह रहा हूँ इसलिए कि आगे जोड़ूंगा इसको, इस बात को, कि क्यों विश्व पूंजीपति का जो आह्वान था उसको जो रूलिंग क्लास, शासक वर्ग, उपनिवेशवाद के बाद का जो शासक वर्ग था वो क्यों एक्सेप्ट करता चला गया। वो एक्सेप्ट कर लिया पूंजीवाद के, जो विश्व पूंजीवाद का डिक्टम था, मतलब उसका जो आदेश था उसको एक्सेप्ट करता चला गया और मजदूर विरोधी होता भी चला गया। तो एक सवाल है कि जब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, यह लिबरल डेमोक्रेसी की थी जो स्वतंत्रता के बाद हुई, और उस लिबरल डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो जनता के फायदे की हुई, शिक्षा के क्षेत्र में हो या पब्लिक सेक्टर को इस्टेब्लिश करने के क्षेत्र में हो, ये सब काम बुर्जुआजी ने ही किया। लेकिन इस पूंजीपति का एक दूसरा चरित्र भी था उस समय। वो चरित्र क्या था? पूंजीपतियों का एक उत्पादन करने का चरित्र था। उत्पादन करने का चरित्र से हमारा क्या लेना देना है कि वह एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता था, उससे जो माल निकालता था उसको बेचता था, उससे कमाता था, उसमें नौकरी भी देता था, नौकरी भी देता था। तो पूंजीवाद का एक चरित्र था कि नौकरी भी देता है और उसके साथ साथ वो उसका एक सकारात्मक माने है। हम कम्युनिस्ट हमेशा समझते हैं कि पूंजीवाद के गर्व से या उसके भीतर से थोड़ी सी भी जनता के लिए कोई भी सुविधा आ जाए तो हम उसका स्वागत करेंगे। और इसीलिए जब कम्युनिस्ट पार्टियों के बहुत सारे कार्यक्रम बने तो उन्होंने, देखिए कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का 3 बिंदु होता है। एक होता है कि नेचर ऑफ स्टेट, वो जब कम्युनिस्ट बताएगा कहेगा कि ये स्टेट का प्रकृति क्या है, पहला चीज़ वो करता है। दूसरा वो कहता है फॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन, तो जैसे सीपीआई की ही एक थोड़ी सी बात बता दें और दूसरे की भी बात बता देंगे। सारे कम्युनिस्टों के थोड़े थोड़े बात जानने जरूरी है, क्योंकि आजकल कम्युनिस्ट लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं
कि जब कहते हैं कि राज्य का चरित्र क्या हो, तो सीपीआई ने कहा ये जो है ये सरकार राष्ट्रीय पूंजीपति की है, ये सरकार राष्ट्रीय पूंजीपति की है, लेकिन इसके ऊपर सामंतों का प्रभाव है। लेकिन सामंत जो है अंतोगत्वा निर्णायक स्थिति में नहीं है, निर्णायक स्थिति में मोनोपोली ही है, कैपिटलिस्ट ही है। ये सीपीआई के राज्य चरित्र का 1968 के प्रोग्राम में ये राज्य के चरित्र का। तब फिर फॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो फॉर्म्स ऑफ इन्होंने कहा नेशनल डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन, कि राष्ट्रीय परिधि के अंतर्गत जो जनतांत्रिक शक्तियां हैं उनकी एकता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो उस एकता में कौन कौन होगा? तब हुआ कि पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिवोल्यूशन कौन होगा, तो उसमें सीपीआई ने कहा कि देखिए 4 भाग आएंगे। वर्किंग क्लास पीजेंट एलाइज, ये नहीं कहा कि वर्किंग क्लास ही असली डिक्टेटरशिप देगा या लाइन तय करेगा। तो कार्यक्रम में ये कहा गया, आप लोग उबिया जाएंगे तो बोल दीजिएगा, हम छोड़ छाड़ देंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं। उस कार्यक्रम में ये साफ कहा गया कि वर्किंग क्लास पीजेंट, मजदूर और किसान मिलके दोनों की संधि नेतृत्व करेगा। उसने ये नहीं कहा कि वर्किंग क्लास की हेजोमोनी होगी, बल्कि वर्किंग क्लास और पीजेंट दोनों दोस्त बनकर के क्रांति का नेतृत्व करेगा। और उसके साथ तीसरा क्या होगा, तीसरा उसने कहा नेशनल बुर्जुआजी भी होगा। माइंड कीजिए कि नेशनल बुर्जुआजी होगा। नेशनल बुर्जुआजी का मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र के अंदर वो बुर्जुआ जो साम्राज्यवादी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ता हो, उसका भी एक तबका हमारे आंदोलन का हिस्सा होगा। तो इन्होंने पूंजीवाद के ही भी एक प्रगतिशील तबके को अपने आंदोलन का हिस्सा हुआ। दूसरे पार्टियों के भी इसी तरह प्रोग्राम सीपीएम के साथियों का भी बना कि ये जो है बिग बुर्जुआजी एंड लैंडलॉर्ड्स की सरकार है, लेकिन लैंडलॉर्ड्स उसमें शेयर करता है सरकार की सत्ता में। सीपीआई की ये समझ नहीं थी, खैर जो भी हो। उसके बाद उन्होंने भी कहा, बड़ा माइन्यूट आप कहें, लेकिन उन्होंने कहा वर्किंग क्लास पीजेंट एलाइज रिवोल्यूशन नहीं करेगा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन होगा, लेकिन वर्किंग क्लास पीजेंट एलाइज नेतृत्व नहीं करेगा, बल्कि ये दोनों की दोस्ती रहे, लेकिन हेजोमोनी ऑफ वर्किंग क्लास होगा। हेजोमोनी वर्किंग क्लास की जरूर होगी, तभी जाकर रिवोल्यूशन होगा। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ, लेकिन बहुत ऊपर जाके डिफरेंसेस। हमारे एमएल के साथियों ने भी कहा कि ये जो है ये एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चरल फॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन होगा, कृषि क्रांति होगी, और उसमें जो है एग्रेरियन वर्कर्स लीड करेगा। तो हर कम्युनिस्ट 3 बातों के ऊपर, नेचर ऑफ स्टेट्स, फॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन और लीडरशिप ऑफ रिवोल्यूशन, इन तीनों पर बहस करता है। यही 3 बातें जो है उसके दिमाग में घूरती है। तब हम इस बात को क्यों कहना चाहते हैं? हम इसलिए कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद में जो विकास हुआ उसका हमारे भारत के राज्य के चरित्र के ऊपर क्या असर पड़ा, और हमने कभी उसे फिर से रिविजिट माने पुनरावलोकन करने की कोशिश की या नहीं की। तो लेकिन दिमाग में ये बातें तो चलती रहती हैं। पुनरावलोकन हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी सच ना भी कर रहा हो, लेकिन हमारे कॉमरेडों के दिमाग में तो ये बवंडर चलता है कि ये सब क्या बात हो रही है। हम जरा देखें कि राज्य के चरित्र में क्या परिवर्तन हुआ। तब जब उपनिवेशवाद के बाद कल्याणकारी राज्य का स्टेज आया, खासकर 1947-48 के बाद विकसित दुनिया, विकासशील दुनिया जिसे कहते हैं नवोदित राष्ट्र, और भारत ने भी जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर दी तो उसे उदारवादी राज्य के रूप में जाना गया। लेकिन उदारवादी राज्य के जो चरित्र थे वो छटपटाता था उदारवादी राज्य की
फिर से हमको उतना शोषण करने का मौका नहीं मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति हमेशा ये सोचता था कि अब देखो, पहले तो हम ज़बरदस्ती किसी भी देश को अपने मुट्ठी में ले लेते थे और उसका शोषण कर लेते थे, अब जो है वो हाथ से चला गया। छटपटाता बहुत था कि फिर से कोई ऐसा षड्यंत्र रच दें जिससे कि ये जो छूटा नया नया राष्ट्र है वो हमारे कब्जे में आएगा, उसको शोषण कर सके। तो उसने एक चाल चली। ट्रूमैन एक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं ट्रूमैन सिद्धांत, उसको बोलते हैं लोग। आजकल लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसने कहा कि देखो, कुछ जो है ऐसा पेच लगाओ जिससे कि ये जो नवोदित राष्ट्र हैं पेच में गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए, और उसके बाद फिर हम उसको कहने लगे कि हाँ हमारे मन के अनुकूल बात करो। तो वो पेच क्या लगाया, तो एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का था नाम डिपेंडेंसी थ्योरी। ये इंटेलेक्चुअल लोगों का बहुत बड़ा बात है, डिपेंडेंसी थ्योरी। मतलब किसी भी हालत से नवोदित राष्ट्र को अपने ऊपर निर्भर करा लो, और निर्भर जब करा लें तो जो कहेंगे कि हमारा ये कानून लागू करो, हमारी ये नीतियां लागू करो, तो वो करेगा। तो उसने डिपेंडेंसी थ्योरी एक दिया। सीधा सीधा समझिए, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन एक आम आदमी की तरह समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लें, आप लोगों को कोई दिक्कत ना है। आनंद नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं। तो कैसे डिपेंडेंट बनावे, यह भी से चला। कहा कैसा करो, इन देशों को कर्जा दो, कर्जा दो, अभी कर्जा मांगना नहीं, लौटाना नहीं, कर्जा अभी देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, लेकिन शर्त पर दस्तखत कराते जाओ। क्या, कर्जा लीजिए, लेकिन आप कोई अपने देश के अंदर इंडस्ट्री नहीं बैठावेंगे, खाली खाने के लिए भूख मरने का आप जो है हमारे कर्जा से काम करेंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ये शर्त है। कर्जा लीजिए और हमको आज नहीं दीजिएगा, बाद में दीजिएगा। तो इससे डिपेंडेंट कराने का जो है उसने रोजगार कर्जा दे करके शुरू किया। मोटा मोटी समझिए, कम्युनिस्ट के खेत मजदूर को भी इस बात को समझना है, इसीलिए हम उतने सैद्धांतिक बहस में नहीं जा रहे। जब वो कर्जा देते चला गया, और हमारे देश का ही नहीं दुनिया के तमाम विकासशील देश कर्जा खूब लेते गया, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद देश विकसित करने के लिए था नहीं। अफ्रीका के देश भूख मांग रहे थे, लैटिन अमेरिका के देश भूख मर रहे थे। कर्जा धराधर 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 अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों से लेना शुरू कर दिया। तो स्थिति क्या है, ये चाय यदि चल जाए तो पहले चाय पी लीजिए, और उसके बाद जो है हम अपनी बात वो उसे रुकवा दीजिएगा तो ठीक है, क्योंकि हमारा लिंक टूट जाएगा तो हम नहीं बता सकेंगे। तो एक दो बात चाय के पहले ही बोल लेते हैं, इसके बाद चाय। तो लेकिन कर्जा देने तो घर से तो पैसा पूंजीपति दे ही रहा है, चाहे ठगने के लिए ही दे रहा है, खर्चा तो कर ही रहा है, तो उसकी भी हालत खराब होती ही जा रही है। तो होती जा रही है। तो 70-80 के दशक आते आते कर्जा देते देते जब वो पस्त हो गया, तो उसकी खुद की इकोनॉमी पूंजीवाद की डमाडोल होने लगी। कितना कर्जा दे देंगे, कोई देता तो है नहीं लौटा को। अफ्रीका का देश है, ये तो तवा गरम है, कर्जा 2 क्षण से पार हो गया, खाएंगे हक देंगे बस। उसको शर्त था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप नहीं करना, ये साफ साफ हो, ये शर्त था। तो इसलिए उसने विकास कुछ नहीं किया, खाली कर्जा लेके खाया और जान बचाया। अब कर्जा लेके तो वो जान बचा लिया, लेकिन पैसा तो पूंजीपति जो पहले से उपनिवेशवाद के दौर में कमाया था, खर्चा तो उसका हुआ ही, तो उसका भी संकट दिनों दिन बढ़ता चला गया। 1980 के दशक में आकर के
फिर दुनिया के पूंजीपतियों ने कहा ये तो बहुत खराब हो रहा है, डिपेंडेंसी थ्योरी को अब जो है भांजाना बहुत ज़रूरी है, जो हमने लागू किया था कि कर्जा देंगे, अब कर्जा लौटाओ, सबको बोला का कर्जा हम कहाँ से, हम तो खा लिए, ख़त्म कर लिए, कर्जा तो अब हम दे नहीं सकते हैं तुमको, तो कर्जा नहीं दे सकते हैं, तो लौटा के नहीं दे सकते हैं, नहीं दिया। तब कहा कि देखो कर्जा नहीं दोगे तो हमारा एक काम करो। वो क्या काम करो, यही है तीसरा स्टेज जिसके बारे में हम आपको बताएं। उसने कहा देखिए हम एक शर्त बनावेंगे, उस शर्तनामा पर आप दस्तखत करेंगे। इसके लिए सबसे पहले 2 शासनाध्यक्ष, एक ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर और एक अमेरिका के रीगन, तो वो दोनों बैठे कि कैसे इसको जो है इसको अमली जमा पहनाया जाए कि कर्जा के नाम पर जो है उसको शर्तनामे पर फिर से दस्तखत विकसित देशों को कराएं। वो पहले समोसा खा ही लेंगे क्योंकि बिना पेट में कुछ गए जो है जनता सुताओ बात नहीं बोलना। नहीं पार्टी के लीडर रीगनो थैचर इकोनॉमिक्स, लेकिन रीगन और थैचर बैठे तो एक चीज़ पर विचार किया कि पहले हम धड़ से हमला कर देते थे किसी देश को और उस देश का जो है पूरा संपत्ति लूट लेते थे, अब वो समय चला गया, हम वो नहीं कर पाएंगे। अब ज़बरदस्ती किसी के, जिसे उपनिवेशवाद में आता था सेना, धड़ से जो है हमला कर करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था ले लेता था, तो वो अब संभव नहीं है, क्योंकि उपनिवेशवाद ने जो लड़ाई लड़ी वो मैसेज दे दिया कि अब हमारे देश में रह करके बरसों बरस आप लूट नहीं सकते। तब कहा कि तब इसका क्या उपाय हो जो कि बिना हमला किए ही इन सारे देशों को हम अपने नियंत्रण में ले लें और फिर लूट मचावें। तो उसने कहा कि तब इसका एक व्यापक मीटिंग करना चाहिए। तो दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को, 1000 शास्त्रियों को भी उसने निमंत्रण दिया और उन शास्त्रियों को निमंत्रण दे के कहा कि आप एक ऐसा नियम बनाओ कि बिना हमला किए ही दूसरे दुनिया के तमाम राष्ट्र जो हमसे निकल गए और अब फिर कैसे हम इसको लेंगे। तो अर्थशास्त्रियों ने विचार करना शुरू किया और सारे अर्थशास्त्री बहुत उसमें मिलियंस डॉलर खर्चा हुए, क्योंकि पैसा दिया, बुलाया। उसमें हो सकता है प्रगतिशील अर्थशास्त्री भी गए होंगे कि भाई आपकी ये चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां, ऐसा भी वो भी खरीदे गए हैं। बड़े बड़े प्रगतिशील अर्थशास्त्री भी उसमें गए। तो ये विचार हुआ कि हम ये काम कर सकते हैं। तो वाशिंगटन में ये मीटिंग हुआ था। तो थैचर इकोनॉमिक्स के, थैचर रीगन के मीटिंग के बाद दूसरा जो मीटिंग हुआ बहुत बड़ा, वो हुआ वाशिंगटन में, जिसे कहते हैं वाशिंगटन का, हम लोग भी कभी कभी कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका मसौदा तैयार करते हैं और कहते हैं कि खेत मजदूर के इतनवां सम्मेलन का मसौदा ये है। तो उसी तरह वाशिंगटन कंसेंसस बना कि वहाँ कंसेंसस के आधार पर एक मसौदा तैयार हुआ। और मसौदा जब तैयार हुआ तो उसने कहा कि देखिए, अब किसी राज्य को जाकर के हमला करके किसी के अंदर नहीं लेना है। हम ऐसा षड्यंत्र को लाए हैं कि वो षड्यंत्र देश नहीं करेगा, विश्व की वित्तीय संस्थाएं करेंगी वो षड्यंत्र। और वो वित्तीय संस्थाओं में जिसका जितना हिस्सा है उसके हिसाब से लाभ वो बांट लेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक में 100 रुपया है तो 10 रुपया ब्रिटेन दिया है, 20 रुपया, एक बात मैं कह रहा हूँ, 20 रुपया अमेरिका दिया है तो 20% जो लाभ वर्ल्ड बैंक कमाएगा दुनिया से वो दे देंगे, उसको अमेरिका को दे देगा।
ब्रिटेन को 10% लगाया है तो उसको भी 10% जो है नफा दे देगा। तो ये जिम्मेवारी जो है विश्व बैंक को दिया जाए, इसके साथ साथ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वह भी एक बैंक के तरह ही एक चरित्र लिए हुए एक संगठन है, उसको दिया जाए। और प्लस वो एक समय में आप लोग जानते हैं कि गैट था, गैट बाद में चल करके WTO के रूप में परिणत हुआ। 1985 में हमारे बिहार के बहुत कॉमरेड मार भी खाए हैं। सारे तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों के लोगों ने जब मनमोहन सिंह को कहा कि गैट को आप WTO में आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, और उसके खिलाफ संघर्ष भी किया WTO। तो इसीलिए एटक और कम्युनिस्टों के आंदोलन को वो नहीं भूलना चाहिए। जब गैट WTO में बदल रहा था तो इन लोगों ने बड़े शिद्दत के साथ उसका प्रतिरोध किया और घोड़सवार चला दिया था इनके ऊपर। घोड़सवारों के साथ सामना हुआ है, क्या कहता है, हमारे एटक के साथी हों या कम्युनिस्ट साथी हों, चाहे तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों के लोगों को उन्होंने घोड़सवार से रंधवाने की कोशिश की थी उसी समय। 1985 का सवाल है, शायद आप लोगों में से कोई ज़रूर होंगे, लेकिन हमने देखा एक कॉमरेड नंगचाते हुए आ रहे थे तो मैं उसको उठा करके उसके साथ बैठ उठ किया। कॉमरेड राजेंद्र सिंह शायद थे बेगूसराय वाले उस समय शायद, तो उसको भी मार बहुत लगी थी। तो ये तीनों की जिम्मेवारी, तीनों को दे दिया जाए जिम्मेवारी कि वो दूसरे दुनिया को कर्जा देगा, हम जो वो शर्त बनाएगा, शर्त पर उससे दस्तखत करवाएगा और उसको फिर से गुलाम बना लेंगे। तो इन लोगों ने बना लिया शर्तनामा, और इस शर्तनामा को दस्तखत कराने के लिए दुनिया के तमाम नवोदित देश में जो उपनिवेशवाद से नया स्वतंत्र होकर आया था, उसको सब देशों को उसने भेजा कि इस शर्त पर दस्तखत करो। क्यों? कर्जा लिए हो, डिपेंडेंसी थ्योरी में जो कर्जा ले लिए हो, कर्जा नहीं दे सकते हो तो इस शर्त पर दस्तखत करो। इस शर्त पर दस्तखत यदि नहीं करते हो तो तुम कर्जा लौटाओ। तो डिपेंडेंसी थ्योरी को उसने जो है ये किया। तो कर्जा जो है लेने के लिए, कर्जा के बदले में शर्तनामे पर दस्तखत करो। कर्जा के जब दस्तखत करने के लिए 140 देशों ने किया, ये मैं आपको बता देता हूँ। पूरे दुनिया के 140 देशों ने वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO के जो शर्तनामे बनाए थे वाशिंगटन कंसेंसस का, उसको सामने उन्होंने उसको रखा और उस पर इन लोगों ने सिग्नेचर किया, जिसमें हमारे देश के भी जो शासनाध्यक्ष थे उन्होंने भी जाके 1990 में जाके दस्तखत किया है, 1991 में जाके दस्तखत किया है। तो हम दस्तखत करके उस शर्तनामे पर आ गए। तो वो शर्तनामा क्या है, हम कौन चीज़ के ऊपर दस्तखत किए हैं, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहा गया ये शर्तनामा जो है एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, और उदार करो, जिससे कि लूट, जितना उदार करोगे व्यवस्था को उतना लूट में सुविधा होगी, तो और उदार करो, लिबरलाइजेशन। और दूसरा प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ को प्राइवेट करो। गवर्नमेंट का ये ड्यूटी नहीं है कि वो कोई इंडस्ट्री स्थापित करे, वो बिजनेस करे, यह गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। सारे जो पहले कल्याणकारी राज्य में इंडस्ट्री है उसको प्राइवेटाइजेशन करो। और तीसरा जो था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या माने है कि जब नवोदित राष्ट्र अपना संप्रभु सत्ता स्थापित किया, उसको कहा अपना ऐसे मुंह खोलो, और उसमें हमारा अर्थ जाना चाहिए। मुंह खोलो और हम अपना बिजनेस तुम्हारे मुंह के अंदर से तुम्हारे देश के अंदर प्रवेश करें। हमारी संप्रभुता को भी जो है गिरवी रखने की बात है कि जो हमने अपने सरकार को संप्रभु बनाया, मतलब ताकतवर बनाया, उसके लिए उन्होंने की ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था का ऐसा मुंह खोलो, उसमें हम घुसेंगे। और
चकला बेलना सहित हम बना देंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाना। हम कोई भी चीज़ बेचेंगे, चाहे चावल, दाल, साग, सब्जी, रोटी, तरकारी सब बेचेंगे, लेकिन फ्री मार्केटाइजेशन इसी को कहते हैं। फ्री मार्केटाइजेशन मतलब मुक्त व्यापार। हमें मुक्तता, स्वच्छंदता दी, जिससे कि तुम्हारे बाजार को हम लूट सकें और जो तुमने कर्जा लिया है उस कर्जा का भरपाई हम कर सकें। जब तक तुम ये बिजनेस नहीं दोगे तो हम कर्जा का भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सरकार ने ही नहीं, दुनिया के 140 देशों के, जिसका वर्गीय चरित्र शोषक ही था, उन लोगों ने जाके दस्तखत कर दिया। और 1990 के बाद से भूमंडलीकरण, LPG आ गई। इस चीज़ को सैद्धांतिक रूप से पहले हम जिसे उदारवाद कहते थे, अब नव उदारवाद हो गया। तो एटक ने उदारवाद को भी अनुभव किया, नव उदारवाद को भी 90 से हम लोग अनुभव कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए किया, तो उसमें शर्त क्या था, क्योंकि आप लोगों की उत्सुकता होगी कि शर्त क्या था। उसमें 4-5 महत्वपूर्ण शर्तें थी, जिसको दस्तखत करके हम आए और उसको लागू करना शुरू किए। 1990 से ही शुरू किए। तो पहला शर्त क्या था कि अब हम बिजनेस करेंगे, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं लगना चाहिए, लाइसेंस राज हटाओ, हमारा ट्रेड होने दो और उस पर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगे। पहला शर्त ये था, उसे कहते हैं फ्री मार्केटाइजेशन, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा शर्त था श्रमिक कानूनों में संशोधन करो, क्योंकि भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के तमाम विकसित देशों के अंदर सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों की बहुत ज़्यादा थी। उससे पूंजीपति को बहुत हानि होता था, क्योंकि पूंजीपति ने देख लिया कि श्रमिक वर्ग के ये कानून यदि रहेंगे तो ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक वर्ग के से श्रम निकाल करके उसका शोषण नहीं कर पाएंगे। मोटा मोटी बात। तो उसने श्रमिक कानून में संशोधन करो, दूसरा था। तीसरा जो था, जितना पब्लिक सेक्टर जो कल्याणकारी राज्य के दौर में आपने उदारवादी दौर में किया है, वो सारे पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करो और रोजगार को भी बेचना है। और रोजगार का कंसेप्ट बदला। रोजगार की क्या अवधारणा थी कि हम पहले 60 वर्षा नौकरी करेंगे, 60 वर्ष वाला नौकरी करने के लिए सब हम पढ़ते थे, 60 वर्ष का नौकरी दे देता तो बड़ा बढ़िया होता। उसको धीरे धीरे हमारी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की ऐसी नींव डाली कि वो फिर स्वरोजगार में बदल गया। रोजगार जो पहला जो था वो 60 वर्षा नौकरी का था, सेवा, और सेवा के बाद दूसरा शब्द आ गया रोजगार। अब रोज दिन काम कीजिए, अपना पैसा लीजिए। तीसरा जो रोजगार का शब्द बदल के आया, स्वरोजगार। जब पूंजीवाद ने देखा कि इससे भी संकट दूर नहीं हो रहा है, तो कहा अब स्वरोजगार करो। स्वरोजगार क्या चीज़ है? स्वरोजगार का मतलब इसी के आधार पर नई जो सरकार आज के तारीख में है, वो स्वरोजगार में कहता है कि हम तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तुमको कौशल बना देते हैं, दर्जी का काम सिखा देते हैं और दर्जी का काम अपने आप करो भैया, हमारे यहाँ नौकरी चाकरी नहीं मांगो। हम तुमको सिखा देते हैं टेबल बनाना, उसका दे देंगे, लेकिन हम टेबल बनाने के लिए सड़क पर नहीं बैठते हैं। आपको मार्केट नहीं देंगे, आपके स्वरोजगार को मार्केट नहीं देंगे, लेकिन स्वरोजगार के लिए स्किल केवल डेवलप कर देंगे। और ये ट्रेनिंग देना शुरू किया। स्वरोजगार में लोग फंसते चले गए, स्किल डेवलपमेंट में। और बेचा कैसे गया इसको कि हमारे यहाँ तो स्वरोजगारी आदमी हो गए, अब इसको बेचना भी है स्वरोजगारी को। तो उन्होंने दूसरे दुनिया में कहा कैपेसिटी बिल्डिंग, एक शब्द निकाला कि दूसरे दुनिया में भी यही हालत है, उसकी कैपेसिटी कैसे बनेगी? तो आपने कुशल लोगों को भेजो और खपत करो यहाँ के
कुशल लोगों को, नहीं तो यहीं बैठा रहेगा ये कुशल लोग, तो फिर मेरे माथा का जीन जान का जंजाल हो जाएगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग, फॉरेन पॉलिसी में कैपेसिटी बिल्डिंग शब्द दे करके कैपेसिटी बिल्डिंग का सोसा छोड़ दिया इसमें। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग बना दीजिएगा, लेकिन उसका किसी हालत से उसका परिणाम लोगों के जीवन यापन के लिए नहीं होगा, तो आप कितनों कुशल बना दीजिए, उससे क्या होगा। आज एक दर्जी को ट्रेनिंग दर्जी दे दिया, वो रोड पर बैठेगा, पुलिस आएगा 4 डंडा देगा, नहीं बैठने देंगे, तब वो घरे से न चलावेगा रोजगार। तो ये है स्वरोजगार के सोचे, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब शब्द ईजाद किया अंग्रेजी वाला, जो कि हमारे आम लोग न समझ सके। तो अब जो है, लेकिन पूंजीवाद का एक विज्ञान है जिसका परिणाम है बेरोजगारी। बिना बेरोजगारी पैदा किए पूंजीवाद जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसे सस्ता श्रम मार्केट से लेना है। तो बिना बेरोजगारी पैदा किए किसी हालत में कैपिटलिज्म जिंदा नहीं रह सकता। और जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर बेरोजगारी है, आप समझ लीजिए कि उसका शासनाध्यक्ष पूंजीवाद का दलाल है, चाहे कोई भी छत्र क्यों नहीं, वो हाँ इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मैं इसलिए इतने दूर तक आया कि एटक के अब बड़ी बड़ी चुनौतियां आज के सामने आ जाएंगी। दूसरा हुआ श्रमिक के अंदर श्रेणियों का विस्तार। पहले पब्लिक सेक्टर में एक साथ श्रमिक था, अब सब श्रमिक जब ये हो गए तो विभिन्न प्रकार के श्रमिक अपना अपना रोजगार खोजने लगे, तो श्रेणी उसकी अलग अलग हो गई। तो संगठित मजदूर के आंदोलन अब असंगठित मजदूर आंदोलन में विकसित हो गए। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे एटक के लिए आज के तारीख में हो गया। अब देखिए कि तब क्या ऐसी परिस्थिति, ये सब समस्याएं बहुत आई, लेकिन तब क्या हम ये समझे कि इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं हो रहा। हमेशा हम एक उदास जिंदगी लिए रहते हैं कि भाई ये तो समस्या हो रही है, तो क्या कुछ नहीं बदलने वाला है। कितना कितना चीज़ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदल गया। मजदूर भीतर लड़ रहा है, और लड़ने के बाद अंदर बहुत सारे चीज़ बदला हो गए। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जब एक ध्रुवीय व्यवस्था थी, वन पोलर सिस्टम था 1990 में, तो विश्व के तमाम जनता ने अपनी अपनी सरकारों पर दबाव डाल के कहा कि लड़, और एक ध्रुवीय नहीं बहुध्रुवीय बनाओ। बहुध्रुव मल्टी डायमेंशनल सरकार, बहु ध्रुवीय सरकार की स्थापना करवाने में सफल हुआ। तीसरी बात, हर आदमी को अब एहसास हो रहा है कि ये जो 30 वर्ष 40 वर्ष का भूमंडलीकरण है, इसने हमें बर्बाद किया है। और सबसे पहले जो एहसास हुआ वो लैटिन अमेरिका को हो रहा है। और लैटिन अमेरिका में जहाँ 14 देश पहले स्वतंत्र जनतांत्रिक देश थे, उसको अमेरिका ने और विश्व के तमाम बड़े बड़े राष्ट्रों ने कुचल के रख दिया था। फिर भी 10-15 वर्ष के बाद फिर आज लैटिन अमेरिका के 10 देश में एक प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक, वामपंथी भी सोच उसमें थोड़ी मौजूद है, वो सरकार आई है। तो लड़ा है तब तो आई। हम एक दिल धड़कता था उस दिन, जिस दिन क्या कहते हैं, ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट, जो पहला प्रेसिडेंट था लेफ्टिस्ट वामपंथी, जिसका नाम दिमाग से है, लूला को थोड़े से वोट से वो जीत रहा था। तो हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ये वोट में कहीं गड़बड़ी न कर दे, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अंतोगत तो बेचारा आ ही गया, लूला आ ही गया। ब्राज़ील एक ऐसा जगह है कि ब्राज़ील हर चीज़ों का स्रोत है। वो ब्राज़ील के बाद लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स बदल जाती है। ब्राज़ील में आ गया, चिली में आ गया, कोलंबिया में आ गया, पेरू में आ गया, ग्वाटेमाला में आ गया, क्यूबा में पहले से था ही। तो बिना जनता के लड़े और बिना उत्साह पैदा
और इसी दौर का यहाँ भी उदाहरण है, हमारे दक्षिण एशिया का भी उदाहरण। क्या नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनी थी? नेपाल में भी तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन करके, भले ही स्थितियों से वो मुकाबला न करके अभी न हो, लेकिन एक ताकत के रूप में, संघर्षशील ताकत के रूप में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है। और तब हम हिंदुस्तान में आते हैं। हिंदुस्तान में मजदूर वर्ग का संघर्ष दिनों दिन आगे बढ़ा है, और विडंबना क्या है, तो इसको दिखाने वाले जो लोग हैं, हम यदि कहते हैं कि इसे क्यों नहीं दिखाते हैं, हाँ, अब मैं थोड़ा दो तीन मिनट बस। तो इस देश के मजदूर वर्ग के आंदोलन किस सवाल पर लड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें पॉलिसी चेंज करो, क्योंकि पॉलिसी से ही सारी गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं। इन्होंने पॉलिसी को इतना तेज़ी से बदला। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का भी कुछ कुछ शब्द आ गया तो आप लोग आश्चर्य नहीं करिएगा। कांग्रेस की रफ्तार ग्लोबलाइजेशन की धीरे थी, क्योंकि जनता का दबाव जो पुराने उपनिवेशवादी समय में लड़ करके जो चेतना थी, उसके चलते वो बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाया। तो विश्व के पूंजीवादियों ने कहा कि तुम दस्तखत किए हो, जो कौन तेज़ी से करेगा? तो मोदी ने कहा, आरएसएस ने कहा कि हम बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन करेंगे। क्या कहते हैं, तू आ जा शासन में। तो उसको शासन में ला दिया और तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन देश को बेचा, और बहुत ही विश्व पूंजीवाद की बहुत बड़ी सेवा की। हमारी आज की सरकार ने बहुत बढ़िया से सेवा कर दी है। और इसी क्रम में हमारे पास बेचने के लिए अब जो कुछ बचा है उसमें से जनता को बेचना है। तो कमोडिटी जो है, जनसंख्या को भी कैसे बेचा जाए, यह भी एक बहुत बड़ा इन्होंने रास्ता अपनाया। जनसंख्या बेचो। जनसंख्या कैसे बेचो? तो दुनिया के पैमाने पर जितना जनसंख्या है, दुनिया के पैमाने पर भारत की जनसंख्या 1 अरब 43 करोड़ है, जिसमें 60 करोड़ लोगों के पास ऐसी क्षमता है कि फ्रिज खरीद सकें, टाइपराइटर खरीद सकें, बिजली पंखा लगा सकें। तो ये सामान बेचने का जो जनता को ताकत है, उस जनता को बेचना है। तो ताल ठोक करके हम अंतर्राष्ट्रीय सभा में बोलते हैं कि हमारे देश में 143 अरब करोड़ जनता का मालिक है। और इतना ही बस नहीं चलता है। दावोस में तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 600 करोड़ जनता का हूँ। तो उसका ब्यूरोक्रेट जो था सहयोगी कहा कि धोती खींचा, कहा कि सर गलत हो रहा है। कहा हट, हम जो बोल रहे हैं वो एकदम सब सही है। तो जितना जनता दिखाएगा, इसका मतलब माल खरीदने वाली जनता हमारे पास दुनिया के 100 देश मिल जाएगा, तो पर भी 60 करोड़ उसको विश्व के पूंजीपतियों को नहीं है इतना माल खरीदने वाला आदमी। तो जनता को बेचो, जनता को बेचना शुरू किया है। और इस जनता के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी राजनीति हुई है। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिसका नाम माल्थस, सुने होंगे, हमारे कम्युनिस्ट लोग तो इसे सुनबे किए हैं। तो माल्थस ने 17वीं शताब्दी खत्म हो रहा, 18वीं शुरू हो गया था। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, जनसंख्या नियंत्रण करो। क्यों करो नियंत्रण? कि जो एक भी पैदा हो जाएगा तो इस देश की जो प्राकृतिक संपदा है उसी का हिस्सेदार हो जाएगा। जन्मेगा तो 40 वर्ष जिंदा रहबे करेगा वो। एक बार पेट से निकल गया कोई तो 40 वर्ष जिंदा रहेगा। तो 40 वर्ष तो इस देश के प्राकृतिक अवस्था का वो शोषण करेगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करो, क्योंकि वो पूंजीपति लेना चाहता है। पूंजीपतियों का है वो नहीं है, उसको नहीं लेने दिया जाए जनता को। तो उसने जनता नियंत्रण के 2 सिद्धांत दिए। एक दिया कि आप नीतिगत कोई नीति बनाइए,
तो जैसे परिवार नियोजन बनाइए, लेकिन वो भी फेल हो गया। यहाँ तो जनता को हमारे देश के अंदर जब शिक्षा 46% है, 54% इलिटरेट है, तो जन्माना जो है जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, और वो मैं नहीं जन्माता, ऊपर वाला जन्माता। समझे कि नहीं? हम कहाँ जन्माते हैं, समझे कि नहीं? तो जब 46% जनता पढ़ी लिखी है, तो 54% जनता जन्माने के लिए तैयार है धराधर, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता तो कुछ कम भी जन्मावेगी, बिना पढ़ी लिखी तो धरधरौआ कर देगा। ये धरधरौआ कर देगा तो प्रकृति का जो संसाधन है उसमें उसका हिस्सा होगा। तो कहा कि ये कैसे होगा? तो कहा कि जब महामारी हो तो उसमें मरने देना चाहिए, महामारी पर किसी भी प्रकार का कोई रोक ठोक नहीं लगाना चाहिए। तो ये कोरोना का जो सवाल आप लोग उठाते हैं, ये इसमें जो है साफ है कि जनसंख्या को मरने दिया गया। इसलिए मरने दिया गया कि जनसंख्या यहाँ देश से कम हो और पूंजीपतियों का जो इस प्राकृतिक संपदा में हिस्सा है वो बढ़ता चला गया। लेकिन इससे भी जनसंख्या का समाधान नहीं हुआ। तब हमारी नई सरकार ने कहा जनसंख्या बेचो, इसी जनसंख्या को बेचो। तो जनसंख्या बेचने का ये रोजगार शुरू किया कि आप टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, तो ये नव उदारवाद।